नमस्ते साथियों, मैं भगवान देव इंद्राणी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट में समाजशास्त्रीय चिंतन के आधार के तहत मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप में इस मैक्स वेबर के जीवन परिचय देखेंगे, मैक्स वेबर की रचनाएं कौन कौन सी है, इसकी बुक्स कौन कौन सी है, इसकी किताबें कौन कौन सी है, आदर्श प्रारूप क्या है, आदर्श प्रारूप के क्या लक्षण हैं और आदर्श प्रारूप के कितने प्रकार हैं। पहला है जीवन परिचय कि मैक्स वेबर का जीवन परिचय के बारे में शॉर्ट्स में हम देखेंगे कि इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ड जर्मनी में हुआ था। मैक्स वेबर का जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1864 को, जर्मनी का एक शहर है एरफर्ड में हुआ था। 1884 में वेबर स्ट्रासबर्ग से बर्लिन लौटे, वहाँ पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि इकोनॉमिक्स में प्राप्त की थी। 1904 में वेबर ने, इससे पहले हम देखते हैं 1893 में उन्होंने अपने एक रिश्तेदार थी उनकी दूर की, उनसे मेरियन स्किट्जर से विवाह किया। उसके बाद में 1904 में वेबर ने वेर्नर सोमबार्ड और एडगर जोफे के साथ मिलकर आर्क्यू फुवेर सोजियल विसेंट सॉफ्ट एंड सोजिया फेलिटिक आई आर्कॉक्स फॉर सोशल साइंस एंड सोशल वेलफेयर नामक सामाजिक मनोविज्ञान अकादमिक जर्नल या पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1918 में वीना विश्वविद्यालय में शिक्षक हुए और 14 जून 1920 में उनकी डेथ हो गई। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, प्रमुख किताबें हैं जिनकी इन्होंने रचनाएं की। दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि हिंदी में इसका प्रोटेस्टेंट की नैतिकता और पूंजीवाद की आत्मा। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द हिंदू सोशल सिस्टम, द एंशियंट जुडाइज्म, द रिलीजन ऑफ चाइना, द सिटी, एसेज इन सोशियोलॉजी, द मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। ये बहुत अच्छी पुस्तक थी इनकी कि सामाजिक विज्ञान की पद्धतियाँ। मैक्स वेबर इन द मैथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, द नेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। आज हम आदर्श प्रारूप का अध्ययन करेंगे कि आदर्श प्रारूप क्या है। आदर्श प्रारूप दो शब्दों से मिलकर बना है, आदर्श और प्रारूप। आदर्श यानी विचारों से जनित होता है और प्रारूप यानी विशिष्ट लक्षण, यानी ऐसे लक्षण जो सोच विचार कर निर्धारित किए जाते हैं। इसका यथार्थ जीवन से कुछ संबंध तो है पर वह यथार्थ में देखा नहीं जाता। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप का प्रयोग अपने सभी सैद्धांतिक कार्यों में किया है, लेकिन उनकी दो पुस्तकों द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी प्रोटेस्टेंट की नैतिकता और पूंजीवाद की आत्मा, तथा मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, सामाजिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां में अधिक देखने को मिलता है। वेबर का मानना है कि हमें प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों एवं सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों में अंतर करना चाहिए। ऐसी पद्धतियों एवं तकनीकियों का निर्माण करना चाहिए जिससे समाज का वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो सके। आदर्श प्रारूप दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रारूप का अर्थ है कि उसमें कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जिससे वह तथा उसके जैसे अन्य व्यक्ति एक ही श्रेणी में रखे जा सकते हैं। आदर्श शब्द के लिए वेबर ने आइडियल शब्द का प्रयोग किया है। आइडियल का अर्थ है विचारों से जनित, अर्थात आदर्श प्रारूप से अर्थ निकलता है कि ऐसे लक्षण जो सोच विचार कर निर्धारित किए गए हैं, इसका यथार्थ जीवन से कुछ संबंध तो है पर वह यथार्थ में नहीं देखा जाता। अगला है आदर्श प्रारूप के लक्षण। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप के निम्न 9 लक्षण बताए हैं कि आदर्श प्रारूप एक विवेकी ब्लूप्रिंट है, वास्तविक जीवन में होना आवश्यक नहीं है। आदर्श प्रारूप का संबंध नैतिक रूप से किसी आदर्श से नहीं है। आदर्श प्रारूप में मूल्य नहीं होते हैं। आदर्श प्रारूप प्राकल्पनात्मक होता है। आदर्श प्रारूप न तो सच होता है और न ही झूठ। आदर्श प्रारूप का संबंध विज्ञान की अवधारणा से है। आदर्श प्रारूप का आधार मूल्य अभिस्थापन है। आदर्श प्रारूप बोध गम्यता को बढ़ाता है। अब हम डिटेल में इनके बारे में एक एक के बारे में देखेंगे। आदर्श प्रारूप के जो मुख्य लक्षण हैं उनमें पहला है, आदर्श प्रारूप में जो कुछ है उसका वास्तविक जीवन में होना आवश्यक नहीं है। इससे पहले देखे थे आदर्श प्रारूप एक विवेकी ब्लूप्रिंट है। जिस समस्या का क्षेत्र का आदर्श प्रारूप बनाया जाता है, विवेकपूर्ण ढंग से उसका एक खाका या मानचित्र आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। वास्तविक दुनिया में यथार्थ में परिवर्तन है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आदर्श प्रारूप में इन उतार चढ़ावों का कोई समावेश नहीं होता है, उसका तो खाका पहले से ही खींच दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आदर्श प्रारूप का मुख्य आधार विवेक होता है। दूसरा है, वास्तविक जीवन में होना आवश्यक नहीं है। हमने पहले बताया था कि आदर्श प्रारूप में जो कुछ है उसका वास्तविक जीवन में होना आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ये लक्षण वास्तविक घटनाओं में भी वैसे ही मिले।
उदाहरण के लिए प्रजातंत्र के आदर्श प्रारूप में हम प्रजातंत्र के विभिन्न लक्षण सम्मिलित करते हैं, लेकिन जब हम प्रजातंत्र को अमेरिका या भारत में सरकार रूप में देखते हैं तो शायद आदर्श प्रारूप के कतिपय लक्षण इसमें ना मिले। तीसरा, इसका संबंध नैतिक रूप से किसी आदर्श से नहीं होता, यानी कि आदर्श प्रारूप का संबंध नैतिक रूप से किसी आदर्श या आइडियल से नहीं होता है। सामान्य बोलचाल भाषा में आदर्श का तात्पर्य हम अनुकरण से समझते हैं। जब हम कहते हैं कि महात्मा गांधी आदर्श पुरुष थे तो इससे हमारा अर्थ यह नहीं है कि वो हमारे अनुकरणीय हैं, जबकि वेबर के लिए आदर्श का अर्थ किसी तर्क में अंतिम छोर से है। अगला है, आदर्श प्रारूप में मूल्य नहीं होते। आदर्श प्रारूप को वेबर आदर्श इसलिए कहता है कि अनुसंधानकर्ता के मूल्य इसमें अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण, हिंदू धर्म के अध्ययन के लिए जब अनुसंधानकर्ता हिंदू धर्म के जिन तत्वों की अच्छाई या बुराई करता है या हिंदू धर्म में ये होना चाहिए या नहीं, ऐसे मूल्यों का समावेश आदर्श प्रारूप में नहीं होता है। आदर्श प्रारूप प्राकल्पनात्मक होता है। जब अनुसंधानकर्ता किसी घटना के बारे में अपनी प्राकल्पनाएं बनाता है, वे सभी आदर्श प्रारूप की अभिस्थापन पर आधारित होते हैं, यानी कि वैल्यू ओरिएंटेशन होते हैं। अगला है, आदर्श प्रारूप न तो सच होता है न ही झूठ। आदर्श प्रारूप का मूल्य केवल इसी में है कि इसके अनुसंधान करने में प्रभावोत्पादकता कितनी है, इसकी प्रभाव की उत्पादकता कितनी है। यदि अनुसंधान में कोई आदर्श प्रारूप नहीं है तो अनुसंधानकर्ता दूसरे आदर्श प्रारूप का निर्माण कर सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आदर्श प्रारूप न सच है न ही झूठ है। अनुसंधानकर्ता में किसी भी तकनीकी उपकरण की तरह आदर्श प्रारूप या तो उपयोगी होते हैं या अनुपयोगी होते हैं। आदर्श प्रारूप का संबंध विज्ञान की अवधारणा से, आदर्श प्रारूप न तो सच होता है न झूठ होता है, ये हो गया था अपना। इसका संबंध विज्ञान की अवधारणा से है। आदर्श प्रारूप का संबंध विज्ञान की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। आदर्श प्रारूप कहाँ तक उपयोगी है और कहाँ तक नहीं, इसका संबंध विज्ञान की अवधारणा से जुड़ा है। अनुसंधानकर्ता जिन अवधारणाओं को काम में लेता है वे अवधारणाएं भी निरंतर रूप से पीछे हट जाती है, लेकिन विज्ञान के चरण तभी आगे बढ़ते हैं जब उसकी अवधारणाएं पीछे रह जाती है। निश्चित रूप से नई अवधारणाओं का सूत्रपात विज्ञान की गति तेज करता है। विज्ञान को आगे बढ़ाना है तो आदर्श प्रारूप में भी अनिवार्य रूप से बदलाव आने चाहिए। अगला है, एक ही प्रघटना के अध्ययन के लिए विभिन्न आदर्श प्रारूप बनाए जा सकते हैं। आदर्श प्रारूप का आधार मूल्य अभिस्थापन होता है, यानी कि आदर्श प्रारूप अपने केंद्रीय रूप में मूल्य अभिस्थापन से जुड़ा होता है, जिसे हम समष्टि कहते हैं। वह अनंत है। इस समष्टि में विविधता होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी अनुसंधानकर्ता कभी भी संपूर्ण समष्टि के यथार्थ को नहीं जान सकता है। आदर्श प्रारूप की सही भूमिका बोधगम्यता को बढ़ाना है, यानी कि तार्किक आधार पर जब हम प्रघटनाओं के बारे में आदर्श प्रारूप बनाते हैं तो प्रघटना से संबंधित बोधगम्यता में वृद्धि होती है। आदर्श प्रारूप प्रघटना की स्पष्ट अभिव्यक्ति का साधन है। आदर्श प्रारूप का उद्देश्य अस्पष्टता एवं अनिश्चितता को दूर करके अध्ययन को अधिक से अधिक प्रमाणिक बनाना है। अगला है, आदर्श प्रारूप के प्रकार। आदर्श प्रारूप के कितने प्रकार होते हैं? आदर्श प्रारूप के मैक्स वेबर ने 2 प्रकार बताए हैं। पहला है ऐतिहासिक विशेषताओं पर बने आदर्श प्रारूप, दूसरा है सामाजिक यथार्थ से जुड़े आदर्श प्रारूप। इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। प्रत्येक आदर्श प्रारूप में किसी न किसी स्तर पर अमूर्तीकरण अवश्य होता है। ये अमूर्तीकरण ऐतिहासिक, सामाजिक यथार्थवादी और विशुद्ध रूप से तार्किक भी हो सकता है। वेबर ने सामाजिक यथार्थ को जानने के लिए जिन आदर्श प्रारूप का निर्माण किया है वो 2 प्रकार के हैं। पहला है ऐतिहासिक विशेषताओं पर बने आदर्श प्रारूप और दूसरा है सामाजिक यथार्थ से जुड़े आदर्श प्रारूप। वेबर द्वारा निर्मित कुछ आदर्श प्रारूप ऐसे हैं जिन्हें ऐतिहासिक विशेषताओं और सांस्कृतिक क्षेत्रों की पहचान से जोड़ा जाता है। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में कई उलटफेर हुए हैं। वेबर यूरोप की समष्टि के इन सभी तत्वों से प्रभावित नहीं थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के सांस्कृतिक क्षेत्र में घटने वाली कुछ विशेषताओं के बारे में आदर्श प्रारूप बनाए हैं। वेबर के आदर्श प्रारूप की एक कोटि इस प्रकार ऐतिहासिक विशेषताओं और सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। दूसरा है सामाजिक यथार्थ से जुड़े आदर्श प्रारूप। यूरोप और अमेरिका में वेबरकालीन युग में सामाजिक यथार्थ या यथार्थ के कई रूप थे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप औद्योगिक संगठनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी न किसी अधिकारी तंत्र की आवश्यकता थी। इस भांति यूरोप के पूंजीवाद से जुड़ी हुई सामंती व्यवस्था थी। ऐसी अवस्था में सामंतवादी यूरोपीय समाज का देखने वाला जो यथार्थ था, इस यथार्थ का अमूर्तीकरण देकर वेबर ने सामंतवाद के आदर्श प्रारूप में किया है। एक प्रकार और भी बताया गया है कि विवेकपूर्ण व्यवहार से जुड़े आदर्श प्रारूप। वेबर के आदर्श प्रारूपों का संबंध विवेक या युक्तायुक्त अवधारणाओं से है।
आपके अनुसार आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में जुड़े हुए सभी आदर्श प्रारूप इस तीसरे प्रकार की कोटि में आते हैं, यानी कि तीसरे प्रकार की कोटि में बचे हुए आदर्श प्रारूप इसमें आते हैं। इस प्रकार आदर्श प्रारूप अनुभविक विश्लेषण की एक पद्धति है। अध्ययन करते समय अनुभवी घटना के बारे में अनुसंधानकर्ता का जो वैज्ञानिक रुझान है उसे आदर्श प्रारूप में रखा जाता है। समाज की यथार्थ को समझने के लिए वेबर ने इस अवधारणात्मक विधि को विकसित किया था। समाज के वैज्ञानिकों ने आदर्श प्रारूप को किसी भी प्राकल्पना की तरह समझा है। अनिवार्य रूप से आदर्श प्रारूप का एक अध्ययन विधि है, विधि शास्त्र का एक भाग मात्र है। इस प्रकार हमारा ये आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।